हेलो नमस्कार दोस्तों, रावत स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। हमने राजस्थान भूगोल में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। स्थिति विस्तार के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान में मिट्टियाँ या राजस्थान में मृदा या सोयल। दोस्तों मृदा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मृदा या मिट्टी क्या होती है? दोस्तों मृदा भूमि की एक ऊपरी परत होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु वनस्पति व अन्य जैविक पदार्थों से विकसित होती है। दोस्तों जो मिट्टी होती है भूमि की सबसे ऊपरी सतह होती है, इसे ही मिट्टी कहते हैं। दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं यहीं से ही, पहली डेफिनेशन से ही, कि मृदा का उपजाऊपन बढ़ता है। दिशा पूछता है कि पूर्व से पश्चिम बढ़ता है या पश्चिम से पूर्व बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण बढ़ता है या दक्षिण से उत्तर। मृदा का उपजाऊपन बढ़ता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में उर्वरता बढ़ती है, यानी राजस्थान में उर्वरता किस दिशा में बढ़ेगी या किस दिशा में घटेगी, अपन से विपरीत भी पूछ सकता है। तो दोस्तों मृदा का उपजाऊपन या राजस्थान में उर्वरता हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। मृदा का उपजाऊपन व राजस्थान में उर्वरता पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, मिट्टी के कणों का आकार, जो मिट्टी के कणों का आकार छोटा बड़ा, तो मिट्टी के कणों का आकार किस तरफ बढ़ेगा? वो बढ़ेगा पूर्व से पश्चिम की तरफ। हमने देखा कि मिट्टी के कणों का आकार पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़े मोटे कण कहाँ होंगे? पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है तो सबसे मोटे कण पश्चिम में होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोटे कण वाली मिट्टी पश्चिम में व बारीक कण वाली पूर्व में पाई जाती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण। दोस्तों राजस्थान में मिट्टियों के वर्गीकरण में हम देखते हैं गुण उत्पादन क्षमता व मिट्टी के कणों के आधार पर। गुण उत्पादन क्षमता व मिट्टी के कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों पहला है अपना रेतीली या बलुई मिट्टी। रेतीली मिट्टी को ही बलुई मिट्टी बोलते हैं। दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्व से पश्चिम की तरफ मिट्टी के कणों का आकार बढ़ता है। तो हमें पता है कि सबसे मोटे कण कहाँ होंगे? पश्चिम में। तो दोस्तों ध्यान रखना, रेतीली या बलुई मिट्टी ये पश्चिम में पाई जाती है। इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं या मोटे कण वाली मिट्टी भी बोलते हैं। दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी को कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। उपनाम के इसको रेतीली मिट्टी बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं, मोटे कण वाली मिट्टी भी बोलते हैं। मोटे कण वाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि पश्चिम में होती है, पश्चिम में मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इस मिट्टी की विशेषता क्या है? दोस्तों इस मिट्टी की विशेषता है कि कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस रेतीली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो अधिकता किसकी होगी? अधिकता है कैल्शियम लवणों की। तो दोस्तों याद रखना, कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन की तो कमी होगी व कैल्शियम लवणों की अधिकता होगी। दोस्तों इसकी दो विशेषताएं हैं, और भी विशेषताएं आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं रेतीली बलुई मिट्टी। दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी हम रंग गुण के आधार पर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों रेतीली मिट्टी की भी चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी और रेतीली खारी मिट्टी। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन हमसे रेतीली मिट्टी से ही पूछा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इनके चार प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला है रेतीली बालू मिट्टी। रेतीली बालू मिट्टी में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़। लाल रेतीली मिट्टी में कौन सा आ जाएगा? जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू। और पीली भूरी में आ जाएगा पाली, नागौर। दोस्तों ये नहीं है कि पीली भूरी पाली नागौर में ही होगी या लाल रेतीली जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू में ही होगी। दोस्तों इनके समीपवर्ती जिलों में भी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है पाली, नागौर में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पीली भूरी पाली, नागौर में है, लेकिन अगर हमें ऑप्शन में भूरी रेतीली पूछ ले, इसका हम आगे भी पढ़ेंगे। ये भूरी रेतीली कहाँ है? ये सुमेरपुर पाली में इस मिट्टी का केंद्रण किया जाता है, जिसमें क्या होती है? फास्फेट की अधिकता होती है। इससे नेक्स्ट मिट्टी अपनी भूरी रेतीली मिट्टी में इसको विस्तार से समझेंगे। यह हमने इसलिए लिखा है ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो कि पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी ये बलुई मिट्टी है। पीली भूरी हमने पढ़ा था ना, रेतीली या बलुई। तो पीली भूरी तो रेतीली या बलुई है, और भूरी रेतीली क्या है? भूरी रेतीली है जिसमें फास्फेट की अधिकता होती है और जिसके पीएच मान 7.2 से 9.2 के बीच होता है। दोस्तों चौथा इसमें रेतीली खारी मिट्टी या लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आज इसको रेतीली मिट्टी या खारी लवणीय मिट्टी बोलते हैं। ये पाई जाती है आंतरिक बेसिन में, और आंतरिक बेसिन में कौन कौन से आते हैं? पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। तो दोस्तों हमने देखा कि गुण उत्पादन क्षमता और मिट्टी के कणों के आधार पर मिट्टी का पहला वर्गीकरण देख रहे हैं। कौन सी मिट्टी है? रेतीली या बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसके उपनाम क्या है? रेतीली, मरुस्थलीय या मोटे कण वाली। इसमें विशेषता क्या थी
कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, वह कैल्शियम लवणों की अधिकता पाई जाती है। इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी और रेतीली खारी मिट्टी। इनके हमने क्षेत्र की बात करी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको मैप से बताता हूँ कि मैप में पता होना चाहिए। अगर हमें मैप ध्यान है तो हम इसके क्षेत्र को एक एक क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं, हमें मैप में समझना है। दोस्तों हम बात करें रेतीली बलुई मिट्टी का, भी हमने देखा 4 प्रकार थे, रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली, पीली भूरी और रेतीली खारी। तो दोस्तों इस रेतीली मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये हमने चारों में देखा था कि गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़ रेतीली वालों में आ रहे थे, लाल रेतीली में आ रहे थे जोधपुर, नागौर, पाली। तो दोस्तों वो भी आ जाते हैं क्षेत्र, मैंने अभी आपको बताया था कि उनके समीपवर्ती जिले भी आ जाते हैं। तो दोस्तों रेतीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा होगा? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये रेतीली बालू मिट्टी कहाँ? देखो दोस्तों ये पश्चिमी भाग में, पश्चिमी है ना भाग में, तो ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। मैंने देखो आगे दोस्तों इसके हमने दो विशेषताओं की बात कर ली थी कि एक तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम लवणों की। दोस्तों दूसरा है इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कि इसमें कणों का आकार बड़ा होता है, मोटे कण वाली होती है, हमने अभी पढ़ लिया था। दोस्तों दूसरा कि जल ग्रहण क्षमता व उत्पादन क्षमता कम होती है। किस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता उत्पादन क्षमता कम होती है? रेतीली या बलुई मिट्टी की है। ऐसे बोल सकते हैं न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली या बलुई। दूसरा खड़ीन की खेती सर्वाधिक किस में की जाती है? खड़ीन की खेती की जाती है रेतीली या बलुई मिट्टी में। राजस्थान के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी राजस्थान के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है। इस बलुई मिट्टी में क्ले की मात्रा होती है 5.7%। दोस्तों इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है फसल। दोस्तों हमें मर्दा में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इनसे विस्तार को लेकर, एक इनकी विशेषताओं को लेकर और एक इनके फसल को लेकर। तो दोस्तों ध्यान रखना, रेतीली या बलुई मिट्टी में फसल कौन सी हो जाएगी? मुख्यतः हो जाएगी बाजरा, मोठ, मूंग, ग्वार और ज्वार। दोस्तों रेतीली मिट्टी, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इसको अनुपजाऊ भी बोलते हैं लोग, अनुपजाऊ कई जगह होती है, ये असंगठित होती है। ध्यान रखना दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी है ये असंगठित है और वायु अपरदन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित भी रेतीली या बलुई मिट्टी होती है। क्योंकि दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल में है तो वहाँ मिट्टी क्या होगी? अनुपजाऊ होगी। सभी पूरे मरुस्थल की नहीं होगी, अधिकतर। दोस्तों हमने रेतीली बलुई मिट्टी में पढ़ लिया कि कौन से भाग में पाई जाती है। पश्चिमी भाग में पाई जाती है, मोटे कण वाली होती है, मरुस्थलीय होती है। इसके चारों प्रकार पढ़े, इसके क्षेत्र पढ़े। मोटे कण वाली होती है, न्यूनतम नमी धारण करने की क्षमता होती है, खड़ीन की खेती सर्वाधिक करते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, क्ले की मात्रा कितनी होती है, फसल कौन कौन सी हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट भूरी रेतीली मिट्टी। दोस्तों हमने रेतीली मिट्टी पढ़ ली, अब आता है भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी दोस्तों, भूरी रेतीली मिट्टी ये भी रेत की मिट्टी है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये बालू मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। ये बालू मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। इसको दोस्तों सिरोजम मिट्टी भी बोलते हैं, या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं, या ग्रे पेंटेड मिट्टी भी बोलते हैं। दोस्तों याद रखना कि भूरी रेतीली मिट्टी को सिरोजम मिट्टी, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, ग्रे पेंटेड मिट्टी बोलते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इसमें फास्फेट की अधिकता होती है। दोस्तों किस मिट्टी में फास्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो हो जाएगा भूरी रेतीली मिट्टी। और कमी किस किस की होगी इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दोस्तों राजस्थान की लगभग मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी ही पाई जाती है। दोस्तों इसका क्षेत्र कितना हो जाएगा? भूरी रेतीली मिट्टी का प्रसार वो हो जाएगा अरावली के पश्चिम में, यानी अरावली के पश्चिम में जितने भी जिले आते हैं उनमें इनका क्षेत्र हो जाएगा झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, अजमेर। दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी का पीएच कितना होगा? 7.2 से 9.2 के बीच। इंपॉर्टेंट फैक्ट फसल क्या होगी इसमें जीरा, इसबगोल, मेहंदी, तिल, प्याज, मिर्च, बाजरा, गेहूँ। दोस्तों अब इसका प्रसार क्षेत्र देखते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भूरी रेतीली मिट्टी का प्रसार क्या होगा? अरावली के पश्चिम में। हमें पता है ये हमारी अरावली इधर से जा रही है, अरावली के पश्चिम में, ये पश्चिम हो गए पूरा। तो अरावली के पश्चिम में कौन कौन सा हो जाएगा? जालोर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये दोस्तों यहाँ भी पाई जाती है पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, याद रखना। तो अरावली के पश्चिम के जिले क्या आ जाएंगे? भूरी रेतीली मिट्टी में। अगला आता है दोस्तों लवणीय मिट्टी। दोस्तों लवणीय मिट्टी क्या होती है कि इसमें लवणीय मिट्टी होगी, इसमें NaCl सर्वाधिक होगा, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा
अधिकतम होगी, या कैल्शियम लवणों की मात्रा अधिक होगी। दोस्तों कैल्शियम लवणों की मात्रा, या ऐसे बोल सकते हैं चूने की मात्रा अधिक, लवणीय मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लवणीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है, बाड़मेर और जालौर। दोस्तों बाड़मेर और जालौर मुख्यतः है और क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसको उपनाम क्या है, इसको भूरा ऊसर या रेह युक्त ऊसर भी बोलते हैं। और दोस्तों याद रखना, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को बोलते हैं हेलोफाइट। दोस्तों लवणीय मिट्टी का हमने अभी बात करी कि लवणीय मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है बाड़मेर और जालौर में। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया भी है कि लवणीय मिट्टी का मुख्यतः विस्तार है बाड़मेर और जालौर। ये श्रीगंगानगर में पाई जाती है, हनुमानगढ़ में पाई जाती है, भरतपुर में भी पाई जाती है और कोटा में भी पाई जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट या कांप या ब्लैक कॉटन सोयल। दोस्तों कछारी मिट्टी के उपनाम है जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, कांप या ब्लैक कॉटन सोयल। ये जलोढ़ मृदा के उपनाम है। दोस्तों जलोढ़ मृदा की कुछ विशेषताएं हैं कि नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, चूना, फास्फोरिक अम्ल व कैल्शियम तत्वों की कमी होती है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसमें मिट्टी के कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसका क्षेत्र कितना होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना, अरावली के पश्चिम में तो अभी हमने देखा था क्या था, भूरी रेतीली मिट्टी थी, पश्चिमी मरुस्थल में क्या था, रेतीली बलुई मिट्टी थी। और पूर्वी राजस्थान में कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में जिले हैं जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी। फसल कौन कौन सी होगी इसमें, गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू, गन्ना, बाजरा, जौ, मूंगफली। मुख्यतः गेहूं, चावल। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2 से 3 बार आया भी है एग्जाम में कि राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी है। दोस्तों इसके आगे देखते हैं हम कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई सबसे उपजाऊ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। दोस्तों कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक जीवांश व सर्वाधिक पोषक तत्व किस मिट्टी में पाए जाते हैं, सर्वाधिक जीवांश व पोषक तत्व जलोढ़ मिट्टी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। दोस्तों ध्यान रखना, खादर तो होता है नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। खादर का निर्माण कैसे हुआ, खादर का निर्माण हुआ कि नदियां प्रतिवर्ष नई कांप मिट्टी बिछाकर करती हैं। यानी खादर का निर्माण नदियां प्रतिवर्ष नई कांप मिट्टी बिछाकर करती हैं, और बांगर मिट्टी का निर्माण नदियां बाढ़ के दौरान करती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि खादर या नई जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। नवीन कांप मिट्टी ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, नवीन कांप मिट्टी तो हो जाएगी भरतपुर में। दोस्तों खादर और बांगर में उपजाऊ कौन सी होती है, खादर ही होती है। दोस्तों इसमें जलोढ़ में अभी हमने देखा कि अरावली के पूर्व में था, अरावली के पूर्व में कौन कौन से जिले हो जाएंगे, अरावली के पूर्व में ये जिले हो जाएंगे, अजमेर, टोंक, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं काली मिट्टी या वर्टीसोल। दोस्तों ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को दोस्तों वर्टीसोल भी पढ़ते हैं, वर्टीसोल इसका वैज्ञानिक नाम है। अभी हम वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ेंगे तब इसकी अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों काली मिट्टी होती है महीन कण वाली होती है, महीन कण वाली जिसमें जल धारण क्षमता उच्च होती है। दोस्तों जल धारण क्षमता उच्च होती है काली मिट्टी की। और न्यूनतम जल ग्रहण क्षमता किसकी होगी, काली मिट्टी की। दोस्तों सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जल धारण क्षमता उच्च तो होगी काली मिट्टी की, और जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम होगी। वह कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन की अधिकता होगी या जीवांश की कमी होगी। किसमें, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन अधिकतम मात्रा में पाए जाएंगे, और ये अधिकतम मात्रा में होंगी तो जीवांश में कमी होगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसके उपनाम क्या है, काली मिट्टी को कपासीय मृदा, रेगुर, दक्षिण भारत में इसको रेगुर बोलते हैं। व ब्लैक कॉटन सोयल, कपास को ही ब्लैक कॉटन सोयल बोलते हैं। ये इसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, चरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं, सौते जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। दोस्तों इसका प्रसार क्षेत्र क्या होगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बार आया हुआ अभी है, इन्वेस्टिगेटर 2016, पटवार 2011 में भी आया हुआ है कि काली मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों दक्षिण पूर्व पठार में इसका विस्तार है। दक्षिण पूर्व पठार कौन सा है, हाड़ौती का पठार, जिसमें कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फसल क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखना, काली मिट्टी में मुख्यतः फसल कपास होती है। कपास, सोयाबीन, पीली मेथी, सरसों, खट्टे रसदार फल। खट्टे रसदार फल भी काली मिट्टी में ही पाए जाते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, या ऐसे बोल सकते हैं लावा पदार्थों से।
दोस्तों काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? ये होता है टिट्नी फेरस मैग्नेटाइट और जिऑन्स की उपस्थिति के कारण। तो ध्यान रखना, टिट्नी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि वह कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पर फैल जाती है, सूखने पर दरार पड़ जाती है? वो काली मिट्टी ही है। दोस्तों हम मैप से देखते हैं काली मिट्टी। मैंने अभी आपको बताया काली मिट्टी का प्रसार क्षेत्र के। दोस्तों हमें मैप याद रखना है, 2 से 3 बार मैप में प्रैक्टिस करोगे हमें क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं है कि ये जिला होगा, इस मिट्टी में ये जिला होगा। दोस्तों अब हमने पढ़ा कि काली मिट्टी में हमने पढ़ा प्रसार क्षेत्र क्या था? दक्षिण पूर्व पठार। और दक्षिण पूर्व में पठार कौन सा था? हाड़ौती का पठार था। और हाड़ौती का पठार कहाँ आता है? हमें पता है कोटा बूंदी बारा जालावाड़। तो कोटा बूंदी बारा जालावाड़ क्या हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। ये काली मिट्टी का प्रसार क्षेत्र हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद पढ़ते हैं लाल लेटेराइट मृदा। लाल लेटेराइट मृदा को ही लाल लोमी मृदा भी कहते हैं। दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। वह इसका लाल रंग क्यों होता है? लाल रंग होता है लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण या लोहांश का ऑक्सीकरण के कारण। तो दोस्तों ध्यान रखना, लोहे ऑक्साइड का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण। और काला रंग काली मिट्टी का किसके कारण था? टिट्नी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। दोस्तों ये पोटास व लौह तत्व की अधिकता होती है। किस मिट्टी में पोटास व लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है? वो पाई जाती है लाल लोमी मृदा है, लाल लेटेराइट मृदा। दोस्तों मेवाड़ प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है मृदा। वह बारीक कण वाली मिट्टी है, वह नमी धारण करने वाली मिट्टी है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि लाल मृदा में फसल कौन सी होगी? दोस्तों मक्का, सर्वाधिक मक्का लाल मृदा में की जाती है। मूंगफली, चावल, अफीम, कपास, गेहूं, चाय की खेती के लिए भी उपयुक्त है। दोस्तों चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल लेटेराइट मृदा। दोस्तों इसका प्रसार क्या होगा? अभी हमने काली मृदा का प्रसार पढ़ा कि वो दक्षिण पूर्व पठार या हाड़ौती पठार में पाई जाती है। दोस्तों लेटेराइट मृदा का प्रसार होगा राजस्थान के दक्षिण में जिले। राजस्थान के दक्षिण में जो जितने भी जिले होंगे उन सब में लाल लेटेराइट मृदा। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण कायंत्रित चट्टानों के टूटने से हुआ है। प्रसार क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों इसका प्रसार कहाँ होगा? राजस्थान के दक्षिण में होगा। राजस्थान के दक्षिण में उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, दोस्तों एक ध्यान रखना, लाल लेटेराइट मृदा में चूने, नाइट्रेट व ह्यूमस की कमी होती है। यह भी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम व कार्बनिक पदार्थों की कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ऐसे भी बोल सकता था कि चूने, नाइट्रेट व ह्यूमस की कमी किस मृदा में होती है? तो होती है लेटेराइट मृदा में। दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी किस बेसिन में पाई जाती है? ये पाई जाती है घग्गर बेसिन में। दोस्तों याद रखना, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी घग्गर बेसिन में पाई जाती है। चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये भी उपजाऊ होती है। और दोस्तों विस्तार, दोस्तों इसका ध्यान रखना, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी का विस्तार है गंगानगर का मध्य भाग व अलवर भरतपुर के उत्तरी भाग में। और किस फसल के लिए उपयुक्त है? मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त है। दोस्तों आगे बात करते हैं हमने 7 मिट्टियाँ देख ली ही। आगे दोस्तों हमारी लाल काली मिट्टी, यानी मिश्रित लाल काली मिट्टी भी बोल सकते हैं इसको। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। लाल काली मिश्रित मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना, लाल काली मिट्टी में विस्तार देख लो दोस्तों, यह मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों लाल और काली दोनों मिश्रित मिट्टी है। अभी किस किस का विस्तार है? तो दोस्तों याद रखना, ये मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी का विस्तार है और दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी के विस्तरण से हुआ। यानी लाल मिट्टी का तो दक्षिण अरावली से और काली मिट्टी का मालवा पठार से हुआ है। दोस्तों इसमें फसल कौन सी होगी? कपास और मक्का। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कपास मक्का के लिए उपयुक्त फसल कौन सी, मिट्टी कौन सी है? तो हो जाएगी लाल काली मिश्रित मिट्टी। और गन्ना भी इसमें होता है। विस्तार कौन कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। या हम ऐसे बोल सकते हैं चंबल और माही बेसिन, चंबल और माही बेसिन में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि लाल काली मिट्टी किस बेसिन में पाई जाती है? तो दोस्तों काली मिट्टी होगा। अगर ऑप्शन में काली है तो काली मिट्टी,
काली मिट्टी लाल मिट्टी मिश्रित है तो भी होगा, काली मिट्टी दोमट मिट्टी है तो भी हो जाएगा। यानी काली मिट्टी प्राथमिकता होती है और काली मिट्टी में ज़्यादा, यानी लूनी बेसिन और चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मृदा। अब इसके प्रसार क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। इसका प्रसार क्षेत्र होगा, मैंने अभी आपको बताया कि चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। दोस्तों नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी, यानी लाल पीली मिश्रित मिट्टी। दोस्तों इसका लाल पीले रंग होने का क्या कारण है? लोहे का ऑक्सीकरण। इसमें भी दोस्तों नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, जबकि लोहे ऑक्साइड की अधिकता होगी। या दोस्तों हमें पता है लाल मिट्टी होगी तो लोहे ऑक्साइड की अधिकता होगी। दोस्तों लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट व निच चट्टानों से निर्माण हुआ है। दोस्तों इसका पीएच मान होता है 5.5 से 8.5। इसका प्रसार क्षेत्र होगा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। सिरोही मुख्यतः होता है। प्रसार देखते हैं दोस्तों इसका। अभी मैंने बताया आपको सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इन सिरोही मुख्यतः होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा आता है भूरी मिट्टी। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था भूरी रेतीली मिट्टी, उसके बाद में हमने पढ़ा भूरी मिट्टी। ओनली अगर हमारे पास भूरी मिट्टी आ जाए दोस्तों, भूरी मिट्टी का प्रसार है बनास बेसिन में। दोस्तों भूरी मिट्टी का प्रसार क्या होगा? बनास बेसिन में। और या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अरावली के पूर्व में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कुछ कुछ हिस्सों में पाई जाती है। दोस्तों इसमें भी नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया भी है कि जायद फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, जायद फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी भूरी मिट्टी है। जायद फसलों में गेहूँ भी होता है इसमें। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 से 4 एग्जाम में पूछा भी गया है और ये अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है। ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों भूरी मिट्टी का प्रसार हमने देखा कि भूरी मिट्टी का प्रसार कहाँ है? बनास बेसिन में। बनास बेसिन में इसका प्रसार है। तो दोस्तों ये भूरी मिट्टी का प्रसार कौन सा हो जाएगा? बनास बेसिन में। कई बुकों में आपको मिलेगा कि अरावली के दोनों तरफ का भाग, आपको बनास बेसिन नहीं मिलेगा। दोस्तों क्यों है? क्योंकि अरावली के दोनों तरफ के भाग में मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि भूरी रेतीली मिट्टी, दोस्तों मैंने आपको सेकंड नंबर पे पढ़ाया था, भूरी रेतीली मिट्टी जो कि बालू मिट्टी से अधिक उपजाऊ थी, उसमें फास्फेट की अधिकता थी, वो कहाँ पाई जाती थी? अरावली के पश्चिम में पाई जाती थी। तो दोस्तों भूरी मिट्टी अरावली के पश्चिम में पाई जाती थी और पूर्व में भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भूरी मिट्टी का प्रसार हो जाएगा अरावली के दोनों तरफ का भाग का मतलब है कि अरावली के पूर्व में कौन कौन से जिले जाएंगे? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। और पश्चिम में कौन कौन से जाएंगे? झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर। तो दोस्तों राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र अरावली के दोनों तरफ का भाग होगा। और अगर ओनली प्रसार से बात करते हैं किस बेसिन में पाई जाती है, तो बनास बेसिन में। दोस्तों एक होता है भूरी दोमट मिट्टी। दोस्तों भूरी दोमट मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको भूरी मिट्टी से, इसमें हमने देखा इसमें क्षेत्र हो जाएगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर। दोस्तों इसके बाद देखता मैं एक पर्वतीय मृदा। दोस्तों यहाँ मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बता देता हूँ कि पर्वतीय मृदा क्या होती है। इसका विस्तार से हम कृषि विभाग के अनुसार वर्गीकरण करेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों पर्वतीय मृदा ये पाई जाती है मुख्यतः उदयपुर, कोटा, सिरोही, राजसमंद। इसका रंग होता है लाल, पीला, भूरा। ये पाई जाती है सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर। दोस्तों पर्वतीय मिट्टी होती है, इसमें खेती नहीं की जा सकती क्योंकि पर्वतों पे जो मृदा, पर्वतों में थोड़ी ना खेती कर सकते हैं, तो पर्वतों वाली मिट्टी पे हम खेती नहीं कर सकते। ये कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, सिरोही, राजसमंद, अलवर। और दोस्तों इसका रंग कैसा होगा? लाल, पीला, भूरा। दोस्तों यहाँ हमने गुण, उत्पादन क्षमता व मिट्टी के कणों के आधार पर मिट्टी का एक भाग पढ़ लिया है। नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे कि कृषि विभाग के अनुसार वर्गीकरण कितना है। कृषि विभाग के अनुसार मिट्टी को 14 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी इसको 5 भागों में बांटा गया है। एरिडोसोल, एल्फीसोल, एंटीसोल, एनसेप्टिसोल, वर्टिसोल। दोस्तों ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा था। धन्यवाद।